नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आज हम सब पहुंचे उत्तराखंड महिला आयोग द्वारा आयोजित कई नेशनल पार्लियामेंट फॉर वुमेन में। आपको बता दें, इस प्रोग्राम में अलग अलग फील्ड की उत्तीर्ण महिलाओं को बुला के सम्मानित किया गया और उनसे लोगों को ज्ञान भी दिया गया। उन्होंने कई अच्छी बातें कही और लोगों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरणादायक बातें की गई। जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज हो, जहाँ पर दिन रात 24 घंटे कार्य करना हो, जहाँ पर ये भी नहीं हो कि रात में किस समय जाना पड़े, उन सब स्थितियों से निकल करके इन्होंने हमने आपको बताया कि हम आज महिला आयोग द्वारा आयोजित एक नेशनल पार्लियामेंट फॉर वुमेन में पहुंचे हैं। यहाँ पे पद्मश्री माधुरी बर्तवाल जी भी हैं। आपको बता दें कि आकाशवाणी में पहली संगीतकार थी। तो आइए इनसे बात करते हैं। हम अपने सफ़र के बारे में बताइए और आप महिलाओं को, आज की महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके दौर में और अब के दौर में बहुत फ़र्क है। तो आपको उन मुश्किलों में अब क्या अंतर दिखता है कि अब वो मुश्किलें हैं कि बदला है कुछ? देखिए, जब किसी को आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो उसकी फिर इज्जत नहीं करता हो, उसकी वक़्त नहीं जानता हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो 50 के दशक के जो लोग हैं ना, उन्होंने सारी परेशानियां भी देखी हैं, तो आजकल का ज़माना भी देखा है, तो वो सारे गुण अवगुणों से मतलब वो हैं, वो जानते हैं उनको, है ना। तो मैं आपकी जनता को ये बोलना चाहती हूँ, बच्चों से खास कर, कि बच्चों, आप जो है, आपको इतना अच्छा समय मिला हुआ है, इतना बढ़िया तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो तुम अपने मन मुताबिक कोई भी विषय चुन करके उस पर गूढ़ अध्ययन करो और उसको जो है एक लक्ष्य मान करके उस पर विश्व लेवल पर बैठाने को अपने, जब तुम 100 का सोचोगे, 100% करने का, तब तुम 90% पाओगे। इसलिए कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा कोई लक्ष्य हो, इधर उधर नहीं भटकना, 10 जगह नहीं जाना, एक जगह। तुमको अगर कोई अच्छी बात नहीं लगती, किसी की बुरा भी बोलते हैं बहुत कुछ, इस कान से सुनो, इस कान से उड़ा दो, अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना डिप्रेशन में बहुत जल्दी चल जाते हो तुम लोग। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब करनी सुननी सबकी, करनी अपने मन की, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो करो, पर लक्ष्य सामने होना चाहिए। उसमें विपत्तियाँ भी, परीक्षाएं भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो डिग गया वो, उसको कुछ नहीं मिलता। जो अडिग रहता है, मतलब घमंड नहीं करना, लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तन मन धन से उसमें व्याप्त होना चाहिए, है ना। ये तो जैसे आपको लगता है आपके दौर में आपको जिन मुश्किलों का सामना करा, अब लोगों के लिए आसान होता है वहाँ तक पहुँचना, जहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करेगा। अब फैमिली प्रेशर भी कम होता है, तो आपको लगता है अब चीज़ें आसान हुई हैं लड़कियों के लिए, अब कुछ प्रोग्रेस हुआ है, वुमेन के लिए एक दबाव कम हुआ है? बहुत कम हुआ है, बहुत कम, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि उस ज़माने की बात करूं कि बाबा कितना झंझावात झेली होगी। अगर मैं घर की बड़ी हूं तो पिताजी ने मुझसे बोला कि बेटा, ना इंजन है, हाँ, तो अगर इंजन खड्डे में गिरेगा तो सारे डिब्बे जो हैं वो खड्डे में चल जाएंगे। तो मैंने फिर अपने आप पे लगाम रखाई होगी। मतलब एक सूत्री कार्यक्रम रहा, उसमें एकदम मन में हुआ होगा कि अरे, अगर मैं ऐसे करूँगी तो बहनें मेरी कहाँ जाएंगी, वो भी ऐसे करेंगी, मैं किस मुंह से बोलूँगी फिर उनके लिए। इसलिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन अपने आप पहले उसमें चलो और तब दूसरे को उसमें दिखाओ कि ऐसे भी हो सकता है। थैंक यू। आपको बता दें कि हम अभी उत्तराखंड की ऐसी महिला के साथ हैं जिन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए मशरूम के बिज़नेस का स्टार्टअप किया और उससे कई महिलाओं को रोज़गार मिला और उससे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया। तो आइए आपको इनसे मिलाते हैं और इनसे ही जानते हैं इन्होंने महिलाओं के लिए कैसे ये कार्य किया और कितना आगे पहुँचे और इन्हें कैसा महसूस हुआ। तो मैम, आप अपना नाम बताइए और आप अपने मशरूम के स्टार्टअप के बारे में बताइए कि कैसे आपने सोचा और आप कहाँ कैसे पहुँचे उसमें। ओके, मेरा नाम हिरेशा वर्मा है और मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हैन एग्रो केयर हूँ। मेरा ये स्टार्टअप का नाम है हैन एग्रो केयर। और महिलाओं को मैंने एक्चुअली, जब ये 2013 की आपदा आई थी, तब मैंने ये देखा था कि काफ़ी महिलाएं और बच्चे गांव में अकेले रह गए थे। बस उनको मदद करने के लिए, मैं तो आईटी बैकग्राउंड से थी और आईटी में ही काम करती थी, मगर उन महिलाओं को क्योंकि उत्तराखंड का क्लाइमेट बहुत अच्छा है मशरूम की खेती करने के लिए, तो उनको मदद करने के लिए मैंने फिर धीरे धीरे अपना ये स्टार्टअप शुरू किया 2019 में। और महिलाओं को
उनको ट्रेनिंग भी दी और उनसे बायबैक ऑफ़र भी किया। आज हम 3000 महिलाओं को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनसे बायबैक भी ले रहे हैं। और स्टार्टअप दूसरे जो हैं जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं उनको भी मदद करते हैं। प्लस हम प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसमें मशरूम के हम मार्मलेड, मशरूम की जिंजर एल, मशरूम की शिटाके, मशरूम की सॉस, ये नगेट्स, पिकल, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। 22 प्रोडक्ट्स हैं जो हम मशरूम से ही बनाते हैं और एक्सपोर्ट लेवल तक हम अब पहुंच चुके हैं। तो जो महिलाएं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने वो सारी मुश्किलों का सामना किया, आप इस मुकाम तक पहुँचे, तो आप अपने नज़रिए से क्या कहना चाहिए? उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करें? मेरा ये मानना है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, बस उनको एक दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत है। तो वो मशरूम अगर करना चाहते हैं तो एक छोटे से अपने कमरे से भी मशरूम की उत्पादन शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इसको बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। सरकारी इसमें सब्सिडी भी है 40% जो वो अवेल कर सकते हैं। आज हम महिला आयोग के सम्मेलन में पहुंचे, जहां हमने देखा कि आज एक बहुत ही हर फील्ड के माननीय लोगों को बुलाया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। तो मेडिकल फील्ड से आज यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे कुछ ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। मैम, पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आप जैसे कि आपने गायनेकोलॉजिस्ट अभी भी आपने अपने स्पीच में बहुत कुछ कहा उस टॉपिक से रिलेटेड, लोगों की प्रॉब्लम से, बच्चियों से, तो आपको क्या लगता है आज के दौर में ऐसी मेजर प्रॉब्लम क्या है जो किसी को आगे बढ़ने से रोक सकती है मेडिकली? आज के ज़माने में या पुराने ज़माने में बहुत डिफरेंस नहीं है मेडिकली। हमारा जो बच्चों मतलब मुझे लगता है जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें सेक्स एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चियां हैं वो तो स्कूल में पढ़ रही हैं पर उनकी मदर सबकी पढ़ी लिखी नहीं होती। तो मदर्स और जो भी फैमिली है उनके साथ मिलकर के हमें उनको काउंसिल करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। वो बच्चे अपनी मदर से पूछते हैं, मदर को पता ही नहीं होता, फिर वो यूट्यूब से देखते हैं। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम यूट्यूब और गूगल मे बी दे कैन गेट। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जाके उनको पूछनी चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो सही जगह जाके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लें, काउंसलिंग सेशंस करें, पेरेंट्स के साथ मिलकर बात करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को कितना पता है। जो बच्चे की क्वेरी है क्या वो पेरेंट्स सॉल्व कर सकते हैं? कुछ फील्ड्स में पेरेंट्स नहीं सॉल्व कर सकते। मेडिकल फील्ड है जैसे, तो वो पुराना चल रहा है, हमारी मम्मी ऐसे कहती थी, हमारी नानी ने ऐसे कहा, ऐसा चल रहा है, बट उसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता, तो उसको फॉलो तो नहीं। जैसे आपने सेक्स एजुकेशन की बात कही, तो सेक्स को जब हम किसी सेक्स के टॉपिक उठाते तो उसे एक टैबू की तरह देखा जाता है। वो एक मतलब एक जो विजुअलाइज होता है, चाहे हम मीडिया की बात करें, फिल्मों की, सेक्स को एक डार्क सिचुएशन में विजुअलाइज कर दिया गया। तो जो उसकी बात है, तो आपका क्या मानना है कि ये टैबू को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि सेक्स को हम डार्क सिचुएशन एक नॉर्मलाइज करें कि हाँ ये बायोलॉजिकल है, तो इसके बारे में वैसी बात हो जैसे हम आम चीज़ों के बारे में बात करें? एक्चुअली जब हम सेक्स एजुकेशन बोलते हैं तो सेक्स एजुकेशन से लोग ये समझते हैं कि सेक्स का एक्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ नॉट सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन इज़ फीमेल, मेल, उनमें क्या प्यूबर्टी में क्या चेंजेस हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस हैं, उनकी जो सेक्स है, जो फीमेल सेक्स है उससे रिलेटेड उसकी बॉडी में क्या चेंज हो रहे हैं, उसके हार्मोन्स में क्या चेंजेस होते हैं, किस एज पे चेंजेस होते हैं, उससे उसको क्या साइड इफ़ेक्ट्स फील होते हैं, या उसकी बेटर हेल्थ किन दिनों में हो सकती है, क्या खाने से हो सकती है। ये सब सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है। सेक्स एजुकेशन मीन्स फीमेल सेक्स और मेल सेक्स दो होते हैं हमारी, उन दोनों की अपनी अपनी जो समस्याएं हैं या उनका जो एक बेसिक सिस्टम है, फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी मतलब कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, एक बच्ची एक किशोर अवस्था में कैसे चेंज हो रही है, बॉय है तो वो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये है पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन। कब आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्या चीज़ें आपके लिए ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये है सेक्स एजुकेशन। सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ नॉट अ सेक्स एजुकेशन। नहीं, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी अगर हम बात करते हैं, कभी आप ब्रेस्ट कैंसर को इतना वो कर दिया गया कि लोग नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर तक के बारे में बात नहीं करते हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी सेक्सुअलाइज कर दिया गया एक वे में, तो उस तरीके से ख़त्म करना। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है
जो हम लोग ये देखते हैं ना कि बच्चों को बेसिक से, अब हम बीच की एज में जो आगे जा चुके हैं, 10th 11th 12th में बच्चे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो छोटे बच्चे हैं वहाँ से हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। छोटे बच्चों को ही छोटी छोटी चीज़ें, उनकी बॉडी के चेंजेस जब आएँ 12 साल 13 साल में जब आते हैं बच्चों को, तो उनको फ्रीडम रहे, उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉयज़ को भी, और कॉमन बैठ के बात करो। ऐसा नहीं कि लड़कियों को अलग समझाएं, बॉयज़ को अलग समझाएं, इट शुड बी ए कॉमन डिस्कशन। थैंक यू मैम। जैसे कि हमने आपको बताया, आज हम महिला आयोग द्वारा आयोजित नेशनल पार्लियामेंट ऑफ वुमेन में पहुंचे और हमारे साथ महिला आयोग, उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम खंडवाल जी मौजूद है। तो आइए उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में। धन्यवाद आपका। और महिला आयोग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, क्योंकि ये पहले होना था लेकिन यहाँ पे चुनाव होने के कारण जैसे हमने अब ये कार्यक्रम आज किया है। और आज हमने एक कोशिश की है, महिला आयोग ने कोशिश की है कि जो समाज में महिलाएं जो अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं, पद्मश्री प्राप्त हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, आज महिला आयोग ने उन्हें सम्मानित किया है। और उसके साथ साथ ही कुछ इस तरह के एक्सपर्ट जो स्वास्थ्य से कानून की जानकारियाँ जिन्होंने दी वो हमारे बीच में रही, उन्होंने वो अपनी जानकारियाँ भी दी हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली बहनें आज हमारे हैं। और हमारी एक कोशिश है कि हम ये सिर्फ देहरादून तक सीमित न करके पूरे उत्तराखंड के गांव-गांव तक जाके हम गोष्ठियों के माध्यम से जन जागरण करें और अपनी जो बच्चियां हैं उन्हें किस तरह से हम संस्कार दें, किस प्रकार से आज जो परिवार टूट रहे हैं उन परिवार को टूटने से हम बचा सके। शादी होने से पहले ही हम उनकी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि दोनों परिवार जब एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, तो मुझे लग रहा कि इसमें फिर परिवार टूटने का में थोड़ा कम केसेस आएंगे। क्योंकि मैं जिस प्रकार जब से मैं बनी हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं और आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है। तो इसलिए हमें संस्कार भी देने होंगे, परिवार कैसे बने रहे ये सब को लेके हमें एक बार एक नए रूप में आना होगा और सभी गांव तक पहुंचना होगा। गांव की जो महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर नहीं हैं उनके लिए किस तरह से आयोग, किस तरह से कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, किस प्रकार से समूह के माध्यम से वो अपना काम करे, अपना घर चला सके, पूरी तरह पुरुषों पे निर्धारित ना होकर के वो स्वयं पे निर्धारित हो, आत्मनिर्भर हो। महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही ये है कि महिला सशक्त हो। तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड महिला आयोग किन मुद्दों पे काम करने वाले जिससे उत्तराखंड की महिलाओं को आगे बढ़ने में सही हो? बिल्कुल हमारी कोशिश है कि हर क्षेत्र में महिला आगे आए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में भी जब महिलाएं आगे आगे समाज में काम करती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हो और आर्थिक क्षेत्र में भी जब स्वयं में वो आर्थिक में संपन्न रहेंगी, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी तो आर्थिक रूप से भी संपन्न रहेंगी। तो मुझे लग रहा है कि हमारी एक कोशिश रहेगी, क्योंकि जब हम जाके जगह जगह जाके गोष्ठियाँ करेंगे, इस तरह से अवेयरनेस के काम हम करेंगे, इस तरह से जैसे कि आपने देखा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जागरण किया है, जैसे एक समाज में एक संदेश देने का काम किया है कि इस प्रकार का काम हम करते रहेंगे। तो ये हमारी कोशिश है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अनामिका बिष्ट जी है जिन्हें महिला आयोग द्वारा सम्मानित भी किया गया है आज। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनकी कहानी, कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे और वो आज कैसा महसूस कर रही है। तो आप हमें अपने सफ़र के बारे में बताइए, कैसे यहाँ तक पहुँचा हुआ, महिला आयोग द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया, तो इस पर आप क्या महसूस कर रही हैं और आप दूसरी औरतों को क्या कहना चाहते हैं? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है महिला आयोग द्वारा। ऐसे ओके ना? ओके सॉरी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है महिला आयोग द्वारा ये सम्मान हमें मिला और हर एक लड़की को मिलना चाहिए जो अपने कार्य में काफ़ी प्रोत्साहन व्यक्त कर रही है। और आजकल की महिलाएं आप देख रही हैं कि लड़कों से भी आगे रह रही है। वैसे तो इक्वलिटी की है, ऑलमोस्ट पूरी है, पर अपने तरफ से सारी कोशिश की जाए महिला के द्वारा कि हम अपने कार्य में अवगत रहें, आगे रहें, हमेशा रहें। जैसे आपने क्लाइंबिंग की स्टार्ट की, तो आपने कब से और आपने कैसे सोचा कि आपको इस फील्ड में आना है, ये सब आगे बढ़ने के आपको क्या मुश्किलों का सामना करना है?
हालांकि गर्ल्स को मोस्टली होता है कि थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, वो भी ऐसे फील्ड में जो कि सबसे हटकर हो, सबसे डिफरेंट हो। मेरे को भी आई थी स्टार्टिंग में, मुझे लगा था शायद कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है एजुकेशन को लेके, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था वो भी साथ ही साथ हो रहा था, और जो मेरे माउंटेनिंग के कोर्स थे वो भी साथ ही साथ हो रहे थे। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी आई कि थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाई। बाकी आज इस फील्ड ने काफ़ी अच्छा मुकाम मुझको दिया है, इसका मैं थैंकफुल मानती हूँ खुद को।